और आज का टॉपिक है कि इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज़ आर्मी को धूल चटाई है और जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया है, उसके बारे में रशियन मीडिया का क्या रिएक्शन था और रशियन कमेंटर्स जो हैं उन्होंने क्या कमेंट्स किए। और रिएक्शन के बाद कुछ कॉमेडी चीज़ें भी हैं जो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। और तो रिएक्शन के बाद जो मैं दिखाऊंगा वो ज़रूर देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। Снова обвиняет соседа в провокациях, достигнутый с большим трудом в ходе нескольких раундов военных и дипломатических переговоров. Статус-кво на высокогорной границе в Восточном Ладакхе снова под угрозой. Индийские военные по заявлениям официального Дели упреждающими действиями дали отпор провокационным перемещениям китайской армии. Вооруженные силы Индии предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо, предприняли меры по укреплению наших позиций и сорвали намерения китайских сил в одностороннем порядке изменить ситуацию на местах. Никаких подробностей этого очередного обострения ситуации на границе в западных Гималаях не раскрывает ни одна из сторон. Индия подчеркнула, что Дели привержен диалогу, но намерен защищать свою территориальную целостность. На высокогорном рубеже между двумя странами держат в напряжении всех. Еще неделю назад специально для Пекина начальник Генштаба Индии заявил, Дели рассматривает все возможные военные варианты, если переговоры не дадут результатов. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. О столкновении военных двух стран официальный Пекин ничего не сообщает. ये चाइना से बोल रहे हैं। ये तो कुछ वहाँ पे तो कुछ जान भी नहीं पाएंगे। В Китае вообще не обратили бы внимания. По словам дипломатов, для обеих стран сейчас самое главное не пересекать красную черту. Китайские пограничные войска всегда строго соблюдают линию фактического контроля. Они никогда не пересекают черту. Баланс сил, в том числе и поэтому единственный способ разрешить территориальные споры в Гималаях – это диалог. Александр Бальский, Михаил Артюхин, Вести из Пекина. तो चलिए सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है प्लानिता जिमलिया का और उसने लिखा है कि चाइना कहता है कि मेरी ज़मीन है और इंडिया कहता है कि मेरी ज़मीन है और ज़मीन कहता है कि तुम लोग सारे मेरे हो। उसके बाद नी ब्लंदिन ने लिखा है कि चाइनीज़ को क्या सिंघम के बारे में नहीं पता। उसके बाद मर्सिडीज़ बेंस ने लिखा है कि मुझे चाइनीज़ लोगों के लिए चिंता हो रहा है, अगर इंडियंस अपने पे आ गए तो फिजिक्स कुछ नहीं मानेंगे, एक घूसे से 10 चाइनीज़ उड़ा देंगे। उसके बाद अनास्तेसिया मलसेवा तो अनास्तेसिया ने लिखा है कि ओहो लोग कब ये स्टूपिड फाइट्स बंद करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस सीरियस कमेंट में रोमांटिक म्यूजिक क्यों प्ले किया। तो चलिए इसके रिप्लाई में जाते हैं। तो अनास्तेसिया ने लिखा था कि लोग कब ये स्टूपिड फाइट्स बंद करेंगे। तो इसके रिप्लाई में इगोरिक ने लिखा है कि अनास्तेसिया जब तुम मुझे अपना नंबर दोगी तब ये फाइट्स बंद होंगे। उसके बाद जाप प्रावदू ने लिखा है कि हस्बैंड चाहिए। उसके बाद आंतोन ने लिखा है कि नास्तिया क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। अच्छा तो हम अकेले नहीं हैं, आपकी वहाँ पे भी ऐसे पब्लिक है और बेसिकली ऐसे पब्लिक सारे देश में ही होते हैं और इन्होंने अगर समय रहते खुद को नहीं बदला तो ये ज़िंदगी भर सिंगल ही मरेंगे। तो चलिए ऑन ए सीरियस नोट कुछ सीरियस बातें भी करेंगे। तो मैं एक वीडियो देख रहा था क्वाड को लेके और एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है स्टडी IQ वहाँ पे। और इवन दो यूएस की जो शॉर्ट टर्म अलायंस रही है फॉर एग्जांपल विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अब देखो पाकिस्तान के साथ भी एक यूनिक इशू था कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, वहां पे आज भी आप देखो बहुत सारे टेररिस्ट हैं। तो पाकिस्तान एक यूनिक केस है। सो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर यूएस ऑन डॉक्यूमेंट साइन करता है कि हमारे साथ आपका एक डिफेंस पैक्ट है तो यूएस बहुत हद तक उस डिफेंस पैक्ट पर 100% कमिटेड भी रहता है। तो सीरियसली सिर्फ पाकिस्तान यूएसए किसी का सगा नहीं। आपको क्या लगता है कि ये कहावत सिर्फ पाकिस्तान को देख के बनाया गया है? इस वीडियो की एक झलक देखिए आप। The United States declared the first Gulf War in 1990, but its involvement in Iraq goes back much further. This is an almost 60-year history of covert and overt intervention. The US would first help to install Saddam Hussein, then support him in a prolonged war with Iran, arming him with chemical weapons. Then they'd go on to declare war on him while still keeping him in power and imposing sanctions that would kill hundreds and thousands of innocent Iraqis. Later, a second war with Saddam, this time under the false pretext of weapons that he didn't have. The result was a mix of destruction and sectarian violence that would see Iraq descend into chaos, civil war, and ultimately lead to the birth of ISIS. तो इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको यूएसए पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
और आज जिस ईरान के पीछे यूएसए हाथ धो के पड़ा है, एक टाइम पे यही ईरान यूएसए का जिगरी दोस्त हुआ करता था। और कैसे इराक और ईरान को एक दूसरे के खिलाफ यूज़ किया यूएसए ने, इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तालिबान और आईसिस यूएसए का ही क्रिएशन है और पाकिस्तान को न्यूक्लियर कंट्री बनाने में भी यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था। रशिया किसी दुश्मन देश का भी उतना डैमेज नहीं करता है जितना अमेरिका दोस्त बन के करता है। अपेरेंटली अभी ये तो लग रहा है कि ट्रम्प सरकार पिछले यूएसए के सरकार से कई ज़्यादा बेहतर है, बहुत सारे ट्रूप्स भी विदड्रॉ कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से, लेकिन पेंटागन की पॉलिसी कोई और ही लिखता है और कोई और ही कंट्रोल करता है। एक तरह का चाइनीज़ की पॉलिसी है कि दूसरे देशों के ज़मीन को हड़प के खुद के अंदर समा लेना या फिर दूसरे देशों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देना। तो यूएसए की पॉलिसी है कि किसी भी देश में घुस के उसको डिस्टेबलाइज कर देना और उसको उसकी रिसोर्सेज को पूरी तरह से लूट लेना। सेम लाइक व्हाट ब्रिटिश डिड टू इंडिया, और यूएसए ने भी इराक में सिर्फ सेम चीज़ किया है, उसके तेल को लूट के उसको पूरा डिस्टेबलाइज कर दिया है। तो इंडिया को खुद आगे आना चाहिए और इंडिया को खुद जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान कंट्रीज़ के साथ एक अलायंस बनाना चाहिए। अगर इंडिया यूएसए के साथ नाटो जैसा कोई अलायंस में घुसता है तो आपको क्या लगता है कि यूएसए फ्री में प्रोटेक्शन देगा इंडिया को? यूएसए इसका अनड्यू एडवांटेज लेने का जरूर कोशिश करेगा और चाहेगा कि इंडिया यूएसए के हाथ के कठपुतली बन जाए। दो देश जो आने वाले समय में यूएसए के इकोनॉमी को ईजिली सरपास कर जाएंगे, अगर वो अपने बीच लड़ाई करके अपने इकोनॉमी को बर्बाद करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यूएसए का ही होगा। आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ चाइना कैन बी दिस स्टूपिड to worsen the relationship with a powerful neighbor like India। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना और रशिया दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री है तो दोनों एक जैसे हैं, और इंडिया और यूएसए दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है तो दोनों एक जैसे हैं। आई थिंक दे आर द बिगेस्ट फूल्स। सबसे बड़ी सिमिलरिटी इंडिया और रशिया के बीच में है, और अगर हम देखें तो कई मायनों में चाइना और यूएसए जो है वो सिमिलर है। मैं आपको बताऊंगा किस लिए। इंडिया और रशिया दोनों में ही एक कॉमन चीज़ है कि वी कैन को एग्जिस्ट विद अदर सुपर पावर्स। इंडिया और रशिया दोनों को ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई और भी सुपर पावर हो। तो बेसिकली अगर हम यूएसएसआर के टाइम से ही देखें तो यूएसएसआर ने बिल्कुल खुल के इंडिया की मदद की है। कभी ये नहीं सोचा कि अगर इंडिया किसी दिन सुपर पावर बन गया तो वो रशिया को भी चैलेंज कर सकता है। और देखिए कि धीरे धीरे हम जिस पोजीशन पे जा रहे हैं, इंडिया एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे जा रहा है और कई मायनों में रशिया से बिल्कुल इक्वल है, और कई मायनों में तो कुछ इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया आगे भी निकल चुका है। तो रशिया ने मदद करते वक्त कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर इंडिया हमसे भी एक दिन बड़ा हो गया तो उससे भी रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएसए और चाइना को देखें तो दोनों का ही एक ही मकसद है, वो चाहते हैं खुद की हेजीमनी। वो चाहते हैं कि उनके अलावा दूसरा कोई सुपर पावर एग्जिस्ट ही ना करे। ये लोग चाहते हैं कि ये बस अकेले लीडर हो और दूसरे जो सारे देश हैं ये बस उनके सबॉर्डिनेट बन के रहे। और यहीं पे मुझे क्वाड से प्रॉब्लम है। क्वाड में मुझे जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इंडिया को कभी भी डोमिनेट करने का नहीं सोचेंगे। लेकिन यूएसए को देखिए आप कि जब हम कोई क्वाड जैसे कोई अलायंस में नहीं भी है यूएसए से, देन ऑल्सो यूएसए ट्राइज टू डिक्टेट आवर फॉरेन पॉलिसीज। ईरान से तेल ना लो, रशिया से वेपन्स ना खरीदो, लेकिन रशिया ने कभी भी इंडिया पे रोक नहीं लगाया। इंडिया ने जो ब्राह्मोस मिसाइल रशिया के साथ डेवलप किया है वो रशिया ने जो एशियन कंट्रीज है जो चाइना के खिलाफ है और उनको भी सेल करने का परमिशन दे दिया है। वो चाहते तो नहीं दे सकते थे, लेकिन रशिया ने इंडिया का जो अपना डिसीजन है उसको इम्पोर्टेंस दिया, जबकि रशिया इसमें इन्वॉल्व भी है ब्राह्मोस मिसाइल में। और यूएसए को देखिए कि यूएसए बहुत सारी चीज़ों में जिसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, और इवन क्वाड के बनने से पहले ही यूएसए इज ट्राइंग टू डिक्टेट आवर फॉरेन पॉलिसीज। तो आप सोचिए कि अगर आपको सबॉर्डिनेट समझ रहे हैं, और आप ये एक बात लिख के रखिए कि अभी तो फिलहाल यूएसए का कॉमन इंटरेस्ट है इंडिया के साथ चाइना को कंटेन करने का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ऐसा एक टाइम आएगा जब इंडिया आगे निकल जाएगा और इंडिया यूएस हेजीमोनी को चैलेंज करेगा, इंडिया यूएसए के बराबर आ जाएगा, तो वो फिर चाइना और पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाएंगे इंडिया को कंटेन करने के लिए। ये कॉलोनियलिस्ट जो ऐसे देश है इनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तब भी चलता था और आज भी चलते हैं, जिसके चलते एशिया उस तरह से एक डोमिनेंस कायम नहीं कर पाया जिस हिसाब से यूएसए और नेटो ने किया है। और वो क्या है, उस चीज़ को हमें देख के सीखना चाहिए। हालांकि चाइना जैसे देश जब तक मौजूद है तब तक हम इस पे इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक सिंपल है कि यूनिटी। नेटो और फिर यूएसए, कोई भी वर्ल्ड अफेयर या फिर कोई भी कुछ हो तो ये लोग यूनाइटेड रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एशिया में देखें तो पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ लड़ रहा है,
और चाइना तो फिलहाल हर एक देश के साथ ही लड़ रहा है। तो यूनिटी ही नहीं है, पूरा डिवाइडेड है। यूएसए के और ये जो कॉलोनियलिस्ट पावर है, इनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तब भी काम करता था और आज भी वो उसी पॉलिसी के चलते एशिया को एक सुपर पावर बनने से रोक पा रहे हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स ट्रू। जब तक एशिया में यूनिटी नहीं आती है तब तक एशिया एक वर्ल्ड पावर के हिसाब से नहीं उभरेगा, क्योंकि जब तक हम आपस में ही लड़ते रहेंगे दूसरे जो पावर्स है वो हमको ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे। ये चीज़ इंडिया और रशिया दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से पता था और दोनों ही देश चाहते थे कि एक एशियन अलायंस भी बने जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया जैसे 3 सुपर पावर हो, और इसीलिए तो ब्रिक्स जैसे अलायंस बनाया गया और इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया उसको। और शुरुआत से ही इंडिया चाइना के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन करने की हर एक कोशिश की है। लेकिन मंदबुद्धि चाइना, अब इसके बारे में क्या कहा जाए, ये सोचते हैं कि अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। इतना बड़ा बेवकूफ़ देश जब बैठा है एशिया में, अपने ही नेबर्स में चाइना ने इतने सारे दुश्मन बना लिए कि यहाँ पे जो एक यूनाइटेड अलायंस बनने का एक चांस था वो पूरी तरह शैटर कर दिया है चाइना ने। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि हमारे नेबर में चाइना और पाकिस्तान जैसे मंदबुद्धि, इतने बेवकूफ़ कुछ देश हैं जिनको बस इतना सा नहीं पता कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, और जितना डिवाइड करोगे, जितना लड़ोगे आप आपस में, उतना ही आप पीछे जाएंगे और आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ओके गाइस, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।